हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन, किस किस आधार पर अल्टरनेटर को कितने भागों में बांटा गया है, उन सारे तथ्य के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर के बारे में। देखिए, अल्टरनेटर जो है ना, वो अलग अलग कार्यों के आधार पर, बनावटों के आधार पर, फेजों के आधार पर उनका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरीके से किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे लिखा क्लासिफिकेशन का अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर का अगर क्लासिफिकेशन करें तो मेनली इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। नीचे लिख देते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के जरिए उसको बांटा गया। पहला अगर बात करें, मतलब किस किस तरह से हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं, कौन कौन तरह के अल्टरनेटर होते हैं और किस किस तरह से हम उनको घुमाते हैं, यानी पहला प्राइम मूवर के आधार पर बांटा गया। दूसरा बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज। फेज के आधार पर उसको बांटा गया है कि अल्टरनेटर जो है वो कितने फेज के होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि अल्टरनेटर दो तरह के फेजे में अगर करें तो 2 फेजों में बांटा गया है। वह 2 फेज कौन कौन है? एक सिंगल फेज, एक पॉलीफेज, यानी जो जिसको हम लोग 3 फेज कहते हैं। तो 2 फेजों के आधार पर इसे बांटा गया। अब तीसरा आया बेसिस ऑफ रोटेटिंग पार्ट। क्या? रोटेटिंग पार्ट्स। रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर भी अल्टरनेटर को बांटा गया है। रोटेटिंग पार्ट क्या है? तो कभी देखते हैं फील्ड घूमता है तो कभी आर्मेचर घूमता है, तो उसके आधार पर भी क्या किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। और एक आ गया आपका ऑक्सीडेशन के आधार पर। बेस ऑफ ऑक्सीडेशन के जो फील्ड को डीसी सप्लाई दे करके हम उसको ऑक्साइड करते हैं, यानी उसमें स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो उसके आधार पर भी इसको बांटा गया। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी मेनली हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन जो है वह 4 भागों में किया गया है। पहला बेस ऑफ प्राइम मूवर, दूसरा बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, बेसिस ऑफ रोटेशन पार्ट्स के आधार पर, और बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन के आधार पर। यानी मेनली इनको कह सकते हैं हम लोग अल्टरनेटरों को वो 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग जानते हैं प्राइम मूवर के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है, कितने प्रकार के प्राइम मूवर होते हैं, उसको कैसे कैसे रोटेशन करवाते हैं, किस आधार पर वो अल्टरनेटर कैसा होता है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या लिखे? बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर
देखिए प्राइम मूवर के आधार पर भी इन्हें कई भागों में बांटा गया है। भाग कितने भागों में? 3। इसमें कौन कौन से है? पहला हम लिखे वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। दूसरा है नंबर 1। नंबर 2 का अगर बात करें स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। और चौथा बात करें तो हम लोग ऑयल इंजन अल्टरनेटर। यानी प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के बेसिस पर अल्टरनेटरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, दूसरा स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर और तीसरा ऑयल इंजन अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर है वाटर टरबाइन, ये अल्टरनेटर वाटरों के द्वारा क्या किया जाता है? एक टरबाइन होता है, उस पर पानी को डैम बना करके पानी को स्टॉक किया जाता है और वो ऊंचे स्थान पर वहां से पानी का फोर्स किस पे दिया जाता है? इसके जो टरबाइन होते हैं उस पे, उसके ब्लेड पे गिराया जाता है। उसके जरिए क्या होता है? ब्लेड घूमता है। जब ब्लेड घूमता है वाटर टरबाइन के थ्रू तो उससे क्या हो जाता है? अल्टरनेटर घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है। वाटर टरबाइन वाले अल्टरनेटर इनका स्पीड जो है वो कम होता है। क्या होता है? स्पीड कम होता है। इसका वाटर टरबाइन वाला का इसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। स्पीड कम हो तो इससे हम अधिक से अधिक वोल्टेज लेने के लिए क्या करते हैं? इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या करते हैं? संख्या बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ पोल्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यानी पोल्सों की संख्या अगर बात करें, पोलों की संख्या क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। ये हमें पूछा गया कई बार कि स्टीम टरबाइन अल्टरनेटरों के अपेक्षा वाटर टरबाइन अल्टरनेटरों का स्पीड कम होता है, ज्यादा होता है, इस तरह से या सामान्य होता है। तो इस तरह से सवाल कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वाटर टरबाइन जो है, वाटर टरबाइन वाले अल्टरनेटर जो है, इनका स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो फिर इसमें इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए या इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ पोल्स क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाता है, साथ में साथ इसका वोल्टेज भी बढ़ जाता है। इसके अपेक्षा यानी वाटर टरबाइन की अपेक्षा स्टीम टरबाइन जो है, ये इसमें क्या किया जाता है कि पानी को एक बड़ा सा पोट में रखा जाता है और उसमें क्या किया जाता है? कोयले के जरिए उसको हीट किया जाता है। जब वो हीट होता है तो उससे क्या होता है कि स्टीम बनता है और स्टीम से क्या होता है? टरबाइन घूमता है। स्टीम टरबाइन पे जाता है और उसके जरिए क्या होता है? टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन से जुड़ा होता है अल्टरनेटर, वो अल्टरनेटर भी घूमता है। जिस तरह से ये स्टीम इंजन पहले के जो रेल चलते थे स्टीम वाले, वो इसी के आधार पर बनाया गया था कि स्टीम, जिस तरह से स्टीम टरबाइन घुमाया जाता है उसी तरह से पहले के जो रेल थे, स्टीम इंजन जो थे, वो इसी आधार पे काम किया जाता था। ये कोयला के द्वारा क्या किया जाता है? पानी से स्टीम बनाया जाता है और स्टीम को वाटर टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और उससे टरबाइन घूमता है। इसका स्पीड इसके अपेक्षा यानी वाटर टरबाइन की अपेक्षा इसका स्पीड जो है वो क्या होता है? हाई होता है। इसके अपेक्षा इसका क्या होता है? स्पीड हाई होता है। स्पीड क्या होता है? हाई होता है। वाटर टरबाइन से स्टीम टरबाइन का स्पीड जो है वो क्या होता है? अधिक होता है और नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है? इससे कम होता है। नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है? कम होता है। किसकी अपेक्षा? वाटर टरबाइन की अपेक्षा इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है और इसका एफिशिएंसी भी अधिक होता है।
अपना इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अभी टरबाइन है तो वो है स्टीम टरबाइन। सबसे अधिक यूज होने वाला जो है वो क्या है, स्टीम टरबाइन ही यूज होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो वाटर टरबाइन, लेकिन अपना इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। और यह है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। ये क्या होता है, ऐसे स्थान जहां कुछ समय के लिए हमें बिजली की जरूरत हो, कुछ समय के लिए बिजली की जरूरत हो, तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल इंजन का यूज कर लेते हैं। जो ऑयल इंजन के जरिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर को घुमाते हैं और उससे बिजली प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फंक्शनों में या मॉल्स वगैरह में लगा होता है, तो वो क्या होता है, कुछ क्षणों के लिए, वह कंटिन्यू बिजली लेने के लिए नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 2 घंटा, 1 घंटा, 4 दिन, इस तरह के हैं। ये नहीं कि आपने लगा दिया और सालों साल उस तरह से ऑयल डाल करके या डीजल डाल करके कोई भी और आप बिजली ले रहे हो। तो ये क्या है कि कुछ क्षणों के लिए इसको यूज करने के लिए हम लोग ऑयल इंजन का प्रयोग करते हैं। यानी बेसिस आप प्राइम मूवर का बात करें तो कितने प्रकार से आ गया आपका, 3, एक वाटर टरबाइन आ गया, दूसरा स्टीम टरबाइन आ गया और तीसरा आ गया ऑयल इंजन। इसके जरिए भी हम लोग घुमाते हैं। ऐसे तो अगर हम लोग बात करें तो पवन चक्की वगैरह भी हो जाता है, लेकिन मेनली 3 प्रकार से इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जाने। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ पोल्स के आधार पर, नंबर ऑफ पोल्स के आधार पर कितने भागों में इसको। तो आइए जानते हैं बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल, फेज के आधार पर। यानी देखिए फेज के आधार पर इसे कितना भागों में बांटा गया, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फेज इसमें 2 होता है। एक कौन सा, एक आ गया आपका सिंगल फेज, एक आ गया पॉली या 3 फेज। तो आपको पता है कि अल्टरनेटर को फेजों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आ गया आपका सिंगल फेज, दूसरा आ गया 3 फेज यानी पॉली फेज। ये जो सिंगल फेज है ये खास करके यही कुछ क्षणों के लिए जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ज्यादा टाइम हमें नहीं इलेक्ट्रिसिटी उससे नहीं लेनी होती है, या ऐसे स्थान जहां पर बिजली अवेलेबल नहीं हो, वहां ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा हुआ हो, तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, छोटे से ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर रख करके हम लोग काम कर लेते हैं। और ये खास करके जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें क्या होता है कि प्राइम मूवर के रूप में ऑयल इंजन को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑयल इंजन को ही क्या करते हैं, लगाते हैं। प्राइम मूवर के रूप में ऑयल इंजन को ही हम लोग यूज करते हैं। और ये 3 फेज जो है, ये पॉलीफेज, इसके लिए ये 3 फेजों वाले होते हैं। इसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने, अगर स्लिप रिंग का बात करें तो कितने होते हैं, 2 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग होता है। और इसमें 3 या 4 स्लिप रिंग होते हैं। कितने, 3 या 4 स्लिप रिंग लगा होता है। ये अंतर है इसमें आर वाई बी करके 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल भी। इसमें सिर्फ एक फेज, ये फेज और एक न्यूट्रल होता है। इससे आप सिर्फ सिंगल फेज की जो चीजें हैं वही आप ऑपरेट कर सकते हो, 3 फेज का आप इससे नहीं कर सकते। जैसे इससे आप फैन चला सकते हो, सिंगल फेज के कोई भी मोटर वो चला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, रेफ्रिजरेटर, कूलर वगैरह ये आप चला सकते हो। जो 3 फेज की चीजें हैं वो आप इससे नहीं चला पाओगे। और 3 फेज की खास करके जब हम इंडस्ट्रीज का बात करें, उसमें अधिक से अधिक जो डिवाइस लगे होते हैं, चाहे वो मोटर हो या अलावा कुछ भी हो, तो वो किस चीज का होता है, वो 3 फेज का ही बना होता है। तो ये खास करके हम कुछ क्षणों के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, जहां
ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा हुआ रहता है, तो ऐसे स्थानों पर हम सिंगल फेज का यूज कर लेते हैं। और पॉलीफेज आपको तो पता है ये हर जगह यूज होता है। जो ट्रांसफार्मर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी आता है वो भी किससे आता है, पॉलीफेज से ही आता है। और वो वाटर टरबाइन हो या स्टीम टरबाइन हो या अदरवाइज किसी से बिजली उत्पन्न किया हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया हुआ हो, उसे ट्रांसफार्मर तक लाते हैं। तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज का बात करें तो कितने हो गया, 2। एक चीज इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि एक आता है इसमें क्या, डेम्पर वाइंडिंग। डेम्पर वाइंडिंग इसी से जुड़ा हुआ चीज है, ये भी बता दें आपको। कौन सी, डेम्पर वाइंडिंग। डेम्पर वाइंडिंग, ये डेम्पर वाइंडिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये डेम्पर वाइंडिंग क्या है। डेम्पर वाइंडिंग जो है, लो स्पीड और हाई इफिशियंसी वाले अल्टरनेटरों में यूज होता है। हाई डेम्पर वाइंडिंग लो स्पीड और हाई एफिशिएंसी वाले अल्टरनेटरों में यूज होता है। ये होता क्या है कि जब वो अल्टरनेटर जिसका स्पीड कम हो और एफिशिएंसी है हो, उस पर जब हम लोड को चेंज करते हैं ना, तो क्या होता है, जब लोड को चेंज करते हैं तो उसका स्पीड में भी कुछ ना कुछ क्षण के लिए क्या होता है कि चेंजिंग होता है। जब हाई एफिशिएंसी और कम स्पीड वाले अल्टरनेटरों पर लोड को जब हम चेंज करते हैं तो कुछ क्षण के लिए उसके स्पीड में भी क्या होता है, चेंजिंग होता है, जिसे हंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे हंटिंग कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया कि हंटिंग क्या होता है। तो हंटिंग क्या होता है, जब लो स्पीड और हाई एफिशिएंसी वाले अल्टरनेटरों पर लोड को चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड में क्या होता है, चेंजिंग आता है, जिसे हंटिंग कहा जाता है। इस हंटिंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसके जो पोल्स होते हैं, जैसे मान लो ये साइलेंट पोल बना रहा हूं, इस तरह से जो उसके पोल्स बने होते हैं, तो इस पे क्या किया जाता है, ये जो ऊपर वाला टॉप भाग है इस पे स्लॉट काटा जाता है, और स्लॉट काट के क्या किया जाता है, इसमें वाइंडिंग किया जाता है। किसका, ये बार्स वाइंडिंग होते हैं। बार्स वाइंडिंग में या तो आप एल्युमिनियम का छड़ हो या कॉपर का छड़ हो, इस तरह से इसमें डाल दिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, यहाँ से यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हंटिंग की जो ये इफेक्ट है ये इससे कम हो जाता है। हंटिंग का जो इफेक्ट है ये किससे कम हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि हंटिंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होता है, पोल के टॉप वाले भाग पर। और ये वाइंडिंग किस तरह का होता है, इसमें जो स्लॉट कटे होते हैं उसमें एल्युमिनियम या कॉपर के बार्स डाल करके और उसके क्या किया जाता है, दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट करवा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हंटिंग कम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, हंटिंग कम हो जाता है। तो ये भी एक चीज था, इसमें कई बार पूछा गया था, इसलिए इसमें इसको क्या किया, ऐड कर दिए। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं क्या, बेसिस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। बेसिस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर अल्टरनेटरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके आधार पर भी अल्टरनेटर को 2 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसके आधार पे रोटेटिंग पार्ट। सबसे पहला अगर बात करें तो रोटेटिंग आर्मेचर। क्या, रोटेटिंग आर्मेचर। रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। और दूसरा का बात करें तो रोटेटिंग फील्ड। रोटेटिंग फील्ड
अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर कितने भागों में हो गया? दो भागों में। एक आ गया रोटेटिंग आर्मेचर, एक आ गया रोटेटिंग फील्ड। ज्यादातर जो स्मॉल अल्टरनेटर बना होता है वो खास करके रोटेटिंग आर्मेचर का होता है, और जो लार्ज होता है उसमें रोटेटिंग फील्ड होता है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वह रोटर पे किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो है वह किस पे किया जाता है? रोटर पे किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। और आपको पता है कि आउटपुट सप्लाई हम कहां से लेते हैं? तो आर्मेचर से। आउटपुट सप्लाई कहां से लेते हैं? आउटपुट जो सप्लाई है, आउटपुट सप्लाई कहां से लेते हैं? आर्मेचर से। और इसमें क्या किया, जब आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे किया जाएगा तो इस पे क्या होगा कि रोटर पे 3 से 4 स्लिप रिंग हमें लगाना होगा। रोटर पे कितना? 3 से 4 स्लिप रिंग लगाना होगा आउटपुट लेने के लिए, क्योंकि आर वाई बी फेज सीक्वेंस में और ये न्यूट्रल के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रल की जरूरत है, अगर इसको स्टार में कनेक्ट कर दिए तो ये स्टार में क्या होगा कि बना हुआ रहेगा। हम इसे उतनी आसानी से हम डेल्टा में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर रोटेटिंग फील्ड हो और आर्मेचर को अगर स्टेटर पर किया जाता है तो बहुत ही आसान से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहां हम बना देते हैं। आपको ये मान लो आप क्या है, स्टेटर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से इसको आप डेल्टा या स्टार में चेंज कर सकते हो। जबकि इसमें ये कहा किस पे है? इस पे बना हुआ है, किस पे? रोटर पर। ये है रोटर पे, यहां से निकलेगा 1 2 3 4 इस तरह से। उसमें कहां से निकलता है? स्टेटर से। यहां कहां निकलता है? रोटर पे। इसमें क्या होता है कि जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं तो रोटर ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्पीड घट जाता है। इसे आसान से स्पीड से नहीं घुमा सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज से इससे लेना चाहेंगे तो उसमें क्या होता है कि आर्मेचर हीट होता है, तो इस रोटेटिंग आर्मेचर को इंसुलेट करना भी काफी कठिन हो जाता है। रोटेटिंग आर्मेचर को, क्योंकि जब उससे हाई वोल्टेज लेंगे तो वह हीट ज्यादा होगा। हीट से बचाने के लिए आर्मेचर को क्या करना होगा? इंसुलेट करना होगा। और रोटेटिंग पार्ट्स पर इंसुलेट करना रुका हुआ पार्ट से यानी स्टेटर से ज्यादा क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा कठिन हो जाता है। तीसरी चीज क्या है कि जब रोटेटिंग पार्ट से हम आउटपुट लेते हैं, ये तो आउटपुट किसके जरिए लेते हैं? कार्बन ब्रशेस के जरिए। कार्बन ब्रशेस पे क्या होता है? स्पार्क होते रहता है। इसलिए इस तरह का अल्टरनेटर यानी जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर होता है, इसका एफिशिएंसी कम होता है, इसका स्पीड भी कम हो जाता है। स्पीड क्यों कम होता है? क्योंकि आर्मेचर हेवी होने के कारण उसको रोटेट करवाना थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर रोटेटिंग फील्ड का बात करें तो रोटेटिंग फील्ड में क्या होता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग बहुत सिंपल होता है और बहुत कम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रोटर पे सिर्फ 2 ही स्लिप रिंग लगता है। वो 2 स्लिप रिंग क्यों लगता है? तो आपको पता है, इसको एक्साइटेड करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? एक प्लस एक माइनस। जहां यहां 4 स्लिप रिंग की जरूरत था, यहां 2 स्लिप रिंग से काम चल रहा है। तीसरी बात, यहां क्या है कि हाई वोल्टेज आउटपुट लेना था और ऑक्साइटेड करने के लिए तो लो वोल्टेज, डीसी लो वोल्टेज की जरूरत होता है, इसमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होता नहीं है। जब कम वोल्टेज की जरूरत तो इसमें होता है तो स्लिप रिंग पर स्पार्किंग भी कम होता है, हीटिंग भी कम होता है और लॉसेस भी कम होता है। इसमें क्या होगा कि स्पार्किंग भी हाई होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज लेना है तो स्पार्किंग भी हाई होगा और इसमें इफिशियंसी क्या होगा? कम हो जाएगा, हीटिंग भी ज्यादा होगा। तो बेसिस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर कितने भागों में बांटा गया अल्टरनेटरों को? 2 भागों में। एक में जिसमें आर्मेचर घूम रहा हो, आर्मेचर को रोटर पे किया गया हो, दूसरा में आर्मेचर को स्टेटर पे किया गया हो। और इसमें घूमने वाला पार्ट्स कौन सा है? फील्ड।
इसमें यानी इसमें फील्ड घूमता है, इसमें आर्मेचर घूमता है। और अगर पूछा जाए कि किस अल्टरनेटरों का एफिशिएंसी हाई होता है तो रोटेटिंग फील्ड। क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट हम स्टेटर से लेते हैं, जो हाई वोल्टेज अगर कहें तो 11 kV और 33 kV तक इसमें हम ले सकते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। दूसरा बात अगर कहेगा कि इन दोनों अल्टरनेटरों में हाई स्पीड पर किसे हम रोटेट करवा सकते हैं, तो ये है आपका फील्ड, क्योंकि फील्ड हल्का होता है, सिंपल सा वाइंडिंग होता है, हल्का होता है, ये हाई स्पीड पर इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। जबकि आर्मेचर वाइंडिंग जो जिसका रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग क्या हुआ है, इसका स्पीड क्या होगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हैवी हो जाता है, उसे घुमाना थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, रोटेटिंग आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में, उसे कितने भागों में तो ऑक्सीडेशन के आधार पर वैसे सब किसके आधार पर, वैसे सब ऑक्सीडेशन के बेसिस पे इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये भी है आपका 2 भाग। कितने भाग, एक आ गया आपका सेल्फ ऑक्सीडेटेड अल्टरनेटर, एक आ गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। अल्टरनेटर। तो कितने आ गया, एक आ गया सेल्फ एक्साइटेड, एक आ गया सेपरेटली एक्साइटेड, एक आ गया क्या, सेपरेटली एक्साइटेड। तो 2 तरह के हो गया। ये सेल्फ एक्साइटेड क्या है, ये सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अल्टरनेटर जो होता है, ये मान लो आप अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर के बीच में क्या लगा होता है, शाफ्ट लगा होता है, पता ही है आपको, शाफ्ट लगा होता है। इस पे चाहे वो फील्ड वाइंडिंग हो, आर्मेचर वाइंडिंग हो, कुछ भी हो, सपोज कर लो कि इसमें फील्ड वाइंडिंग क्या हुआ है, तो इस शाफ्ट को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और इसमें पीछे क्या किया जाता है, डीसी शंट या कंपाउंड, शंट ही होता है, ज्यादा कंपाउंड नहीं होता है, डीसी शंट जनरेटर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, जनरेटर को लगा दिया जाता है। कौन सा, डीसी शंट जनरेटर, इसे लगा। इससे क्या होता है, ये डीसी शंट जनरेटर है, तो ये डीसी सप्लाई देता है, इससे डीसी सप्लाई आउटपुट लेकर के इसके फील्ड को क्या करते हैं, दे देते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। इसमें कहीं बाहर से कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। ये जब प्राइम मूवर के जरिए ये शाफ्ट घूमता है, तो ये अल्टरनेटर घूमता है, और इसी शाफ्ट से कनेक्ट है पीछे में जो लगा हुआ एक छोटा सा डीसी शंट जनरेटर। तो ये क्या होता है, ये डीसी सप्लाई देना शुरू करता है। जब ये डीसी सप्लाई देता है, तो इसी डीसी सप्लाई को क्या करते हैं, अल्टरनेटर में दे देते हैं। ये अल्टरनेटर में क्यों देते हैं, कि ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसके फील्ड को ऑक्सीडेट करने के लिए क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। तो ये किस तरह का हो गया, सेल्फ। या जो ये लार्ज के लिए, ये किस अल्टरनेटर के लिए है, जो लार्ज जनरेटर है, अल्टरनेटर है, उसके लिए। अगर हम लोग स्मॉल का बात करें, स्मॉल में क्या होता है कि यहां पर क्या करते हैं, 4 डायोड लेकर के क्या करते हैं, उसको 4 डायोड लेकर के इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, और इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं, और यहाँ से एक यहाँ से सप्लाई प्लस माइनस, यहाँ एसी दे देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसमें एसी सोर्स देते हैं।
और ये इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर करके यहाँ लगा देते हैं। पहले एसी प्रोड्यूस होता है, एसी को डायोड क्या करता है, डीसी बना करके फिर इसी को देता है, यानी सेल्फ एक्साइटेड करने के लिए, फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए क्या करते हैं, दे देते हैं। इसमें अलग से कुछ नहीं करना होता है। जो सेपरेटली एक्साइटेड है, इसमें क्या होता है, जो ये अल्टरनेटर है आपका, जो ये अल्टरनेटर है आपका, सपोज कर लो ये अल्टरनेटर है आपका, ये इसका फील्ड है, ये क्या है, इसका फील्ड है। इसको एक्साइटेड करने के लिए बाहर से डीसी, कहीं दूर से, या आप बैटरीज कर सकते हो, या अदरवाइज कहीं दूर से ला करके, जो अलग कहीं लगा हो, अलग डीसी सप्लाई हो, उससे ला करके इसको क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। कौन सा, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई इसको बाहर से ला करके देते हैं, यानी सेपरेट तरीके से कहीं से, या आप बैटरी से दे सकते हो, या कहीं दूर आपके डीसी सप्लाई हो, डीसी जनरेटर चल रहा हो, तो वहां से सप्लाई ला करके अगर आप इसके फील्ड को ऑक्साइटेड करते हो, तो ये आ गया आपका सेपरेटली में। जो खुद बाय खुद उसी में होता है, इसको बाहर से ला करके डीसी सप्लाई ऑक्साइटेड करने की जरूरत नहीं है, उसी में प्रोड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड। तो एक्साइटेशन के आधार पर भी अल्टरनेटरों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक आ गया आपका सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा आ गया सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये था क्लास अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो स्टूडेंट, कैसा लगा ये क्लास? अगर आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।